जियोग्राफी वाले हिस्से से आज हम देखेंगे लेक निकारागुआ से। ये जो झील है देश के नाम पर ही पड़ा है, और पार्टिकुलरली इस झील का नाम है ना यहाँ के लोगों ने दिया है, जो कि यहाँ के पीपल है या फिर आप कह सकते हो आदिवासी जो लोग हैं ना, उन्होंने इसका नाम दिया था। उन्होंने जो इसका नाम रखा था वो कुछ और है उनकी लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है स्वीट लेक, क्योंकि ये फ्रेश वाटर वाली लेक है। अब यदि इसकी लोकेशन को आप देखोगे तो इसको जूम करते हैं हम और देखते हैं। देखो, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा हो गया आपका साउथ अमेरिका, और इधर वाला ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। अब ये एकदम छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पर स्थित है निकारागुआ देश, और यही है निकारागुआ झील। अब देखो, निकारागुआ के यदि आपसे पूछा जाता है कि पूरब की तरफ कैरिबियन सी पड़ेगा और पश्चिम की तरफ क्या पड़ेगा, पैसिफिक ओशियन पड़ेगा, ये हमको ध्यान में रखना है। अब हमको इसको इसको क्लियरली देख लेते हैं। जैसे कि दो झीलें यहाँ पर स्थित हैं। एक झील ये है लेक मनुगा, और ये है लेक निकारागुआ। लेक निकारागुआ में भी कुछ कुछ पीक चोटियाँ दिखाई गई हैं, जैसे कि कॉन्सेप्सियन और मेडेरास। ये जो कंप्लीट वाला द्वीप है इसको हम कहते हैं ओम टेपे। ठीक है। एक द्वीप और बताया गया है, ये इसके साउथ तरफ में बताया गया है, सोलेंटीनम, ये साउथ तरफ में है लेक निकारागुआ के। और एक द्वीप ये बताया गया है जयपटेरा, ये वाला। इसके अलावा इसके नॉर्थ की तरफ में आप देखोगे तो एक चोटी दिखाई गई है मोम्बेको। और ये जो दो झील हमने देखे, एक ये ऊपर वाली और ये लेक निकारागुआ, तो इसको ये इसके माध्यम से ये कनेक्ट होती है। कुछ कुछ रिवर हैं जिसके नाम यहाँ पर बताए गए, जैसे कि टेक्लोस्टैन, ये रिवर अपने पानी को यहाँ पर छोड़ रही है। इसके अलावा एक रिवर का नाम दिखाया गया है टुले रिवर, ये भी अपने पानी को इस रिवर में प्रवाहित करती है। एक बात और है कि जो हम जोड़ने की बात कर रहे थे ना, तो वो दोनों झीलों को कैसे जोड़ती है। यहाँ पर से ये जो आप जल की राशि देख रहे हो ना, ये इस प्रकार से होते हुए जा रही है, और यही बनाती है रियो टिटी टिपी टापा। ये इस दोनों झीलों को कनेक्ट करने का काम करती है, एक ये वाली ऊपर वाली झील और नीचे वाली झील को। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये जो आप रेड टैग देख रहे हैं यही है निकारागुआ लेक। तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ अमेरिका, और नीचे वाला हो गया हिस्सा साउथ अमेरिका। और नीचे तरफ जाओगे तो दक्षिण प्रशांत महासागर है, और ऊपर की तरफ जाओगे आप तो उत्तर प्रशांत महासागर है। राइट की तरफ आप जाते हो तो फिर अटलांटिक ओशियन पड़ जाता है, ऊपर की तरफ उत्तर अटलांटिक, दक्षिण की तरफ साउथ अटलांटिक महासागर पड़ता है। अब चलते हैं, कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। ये एरिया को कवर करती है 8,157 वर्ग किलोमीटर का। लेक निकारागुआ इज सेंट्रल अमेरिकाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो ये कहाँ पर पड़ती है, सेंट्रल अमेरिका में पड़ती है, और उन झीलों में गिनी जाती है जो कि बड़ी बड़ी झीलें हैं यहाँ की। ये फ्रेश वाटर वाली लेक है। इसकी लोकेशन है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ निकारागुआ, मतलब निकारागुआ में आप देखोगे तो इसकी लोकेशन किधर पड़ेगी, इसका जो साउथ वाला हिस्सा है और जो पश्चिम वाला हिस्सा है, इधर पर इसकी लोकेशन स्थित है निकारागुआ के। बाई एरिया के हिसाब से आप देखोगे तो ये विश्व की 20वें नंबर की लार्जेस्ट लेक है, एंड द 10th नंबर की लार्जेस्ट लेक है इन अमेरिका। अमेरिका में आप देखोगे तो ये 10वें नंबर की, और पूरे वर्ल्ड में यदि आप देखोगे तो 20वें नंबर की यह सबसे बड़ी झील है। अब यहाँ पर बात करी जाती है कि इसका नाम कैसे पड़ा। द इंडिजीनियस निकारागुअन पीपुल, इन्होंने ही इसका नाम दिया था लोगो कोकी बोल का, जिसका मतलब होता है स्वीट सी। ये इसका मैप है। अब बताया जाता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए कि ये पैसिफिक ओशियन से कैसे अलग होती है। हमने देखे थे कि यदि ये यहाँ पर ये निकारागुआ है तो इस तरफ पैसिफिक ओशियन पड़ रहा है, तो एक स्थल जल स्थल डमरू मध्य कहते हैं जिसको, स्थमस रिवास, इसके माध्यम से ये अलग होती है। along the southern shore the San Juan river drains the lake into Caribbean Sea। अब ये अपने पानी को कैरिबियन सागर में छोड़ती है, कौन सी नदी के माध्यम से, सैन जुआन रिवर के माध्यम से। ये वाले मैप से ना हमें क्लियर हो जाता है कि जो सैन जुआन रिवर है वो कहाँ पर से। तो इसके एकदम साउथ वाले हिस्से की तरफ आप जाओगे ना,
ये साउथ वाले हिस्से की तरफ में। तो ये यहाँ से सैन कार्लोस सिटी है, यहीं से होते हुए ये रिवर इस प्रकार से जाती है और कैरेबियन सी में अपने पानी को छोड़ देती है। ठीक है, इसके दो हिस्से में, दो पार्ट में, एक इधर चले जाती है और एक जाती है कैरेबियन सी की ओर। तो इसी रिवर के माध्यम से ये झील अपने पानी को खाली करती है। और जिस हम स्थल डमरूमध्य की बात कर रहे थे वो रिवाज था, ये वाला जो एरिया है जो सिटी के नाम से यहाँ पर बताया गया है, यहीं से ये सेपरेट होती है किसके द्वारा, पैसिफिक ओशियन के द्वारा। आगे इसके बहुत सारे फैक्ट बताए जाते हैं, जैसे कि 161 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 71 किलोमीटर है और गहराई यदि एवरेज देखोगे ना मैक्सिमम तो वो है 26 मीटर की। इट्स डीपेस्ट पॉइंट है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, साउथ ईस्ट ऑफ ओमटेपे आइलैंड। यहाँ पर हमने ओमटेपे आइलैंड देखे थे ना, तो उसके साउथ ईस्ट वाले हिस्से में इसकी सबसे ज़्यादा गहराई। न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहला रुख हम करेंगे पीआईबी की तरफ से। कल की महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में यदि देखें तो 67वें नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, उसी को लेकर न्यूज़ आई है। तो 67वें नंबर के ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, इनको प्रोवाइड किया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा और रजनीकांत को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हिस्ट्री के बारे में, कब से इनकी शुरुआत होती है और क्यों ये प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत होती है, इसका गठन हुआ था 10 अक्टूबर 1954 को। ठीक है, तो पुरस्कार कौन प्रोवाइड करता है, फिल्म समारोह निदेशालय भारत सरकार करता है। इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई है, जैसे कि फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर जो बेस्ट राइटर होते हैं उनको भी ये प्रोवाइड किया जाता है। थोड़ा डिटेल में हम हिस्ट्री देख लेते हैं। देखो, जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय हमारी सरकार चाहती है कि हम अपने यहाँ अपने कलाकारों को बढ़ावा दें, हमारी जो संस्कृति है वो देश विदेश तक पहुँचे। ठीक है, और हमारा जो सिनेमा का क्षेत्र है वो भी बढ़े, साहित्य में भी हमारी बढ़ोतरी हो। तो ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं, ये सब काम हम कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार प्रोवाइड करके जो कि थोड़ा अच्छा काम करता है। इससे क्या है, वो तो अच्छा काम करेगा ही, दूसरे लोग देख करके उसको वो भी अच्छा काम करने लग जाएंगे अपने अपने फील्ड में। इसी के चलते चलते सरकार ने समिति का गठन करने की बात सोची थी। तो उन समितियों में से ही एक समिति थी इंक्वायरी समिति, 1949 में इसका गठन किया गया था। अब इस समिति ने क्या काम करा कि ऐसी मूवी जिसमें एजुकेशन का के बारे में दिया गया है, इंडिया की कल्चर दिखाया जा रहा है और अपने आप में कोई खास बात है उसमें, तो ऐसी मूवी को हम पुरस्कार प्रोवाइड कर देंगे, ऐसी इसने घोषणा की थी। ठीक है, इससे और भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक वाली मूवी का निर्माण हो सके और उसको प्रोत्साहन मिले। तो इसी के चलते चलते सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, इस समिति ने जो बात कही उसको मान लिया। 1953 में जो भी मूवी आई थी उनका मूल्यांकन किया, उनको वैल्यूएट किया और 1954 में उन्हीं मूवियों के लिए क्या काम करा था, ये पुरस्कार प्रोवाइड किया था। तो 1954 से ही इनकी शुरुआत मानी जाती थी। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री थे बीवी केसकर। और उस टाइम में इन राष्ट्रीय जो पुरस्कार थे इनको राजकीय पुरस्कार कहते थे। सबसे फर्स्ट में कौन सी मूवी को मिला था, सबसे पहले गोल्ड जीतने वाली मूवी थी श्यामची आई, जो कि मराठी मूवी थी। और सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र किसको मिला था, महाबलीपुरम को। अब हम बात कर ले रहे हैं कि इस बार पुरस्कार किसको किसको प्रोवाइड किया गया है। तो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म किसका पुरस्कार किसको मिला, हेमंत गौबा ने बनाया था एक मूवी और निर्देशित एन इंजीनियर ड्रीम, हिंदी वर्जन इसका नाम दिया गया है, जिसको मिला बेस्ट गैर फीचर फिल्म। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, प्रियदर्शन द्वारा इसको निर्देशित किया गया था, फिल्म है मरक्कर अरबी कादलिंते सिम्हम, ये मलयालम मूवी है। इसके अलावा ताजमहल मराठी मूवी को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो धनुष और मनोज बाजपेयी है ना, दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और कंगना राणौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। इसके बाद पीआईबी की ही एक न्यूज़ है, बांग्लादेश के नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल एम शाहीन इकबाल, ये हमारे इंडिया आने वाले हैं। डेट बताई गई है 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर 2021 तक। तो यहाँ से हम लोग मेंस में आंसर राइटिंग के लिए चीज़ें पिक कर सकते हैं। पिक कैसे कर सकते हैं, यहाँ से निकल के आता है इंडिया और
बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में, और पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं रक्षा से संबंधित क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर रक्षा से संबंधित कुछ कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे, उन्हीं के बारे में बातचीत होने वाली है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा, द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास जो होता है बांग्लादेश के साथ में, बोंगो सागर, नौसेना का प्रशिक्षण और शिष्टमंडल के आपसी दौरे जैसे मुद्दे पर बातचीत होने वाली। अब एक बात यहाँ पर बताई जाती है कि देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच जो साझा इतिहास है, भाषा, संस्कृति के अलावा बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो रक्षा से संबंधित ही रिश्ते अच्छे नहीं हैं हमारे, बल्कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय रिश्ते, संप्रभुता, समानता, विश्वास और आपसी समझ सब कुछ है। भारत और बांग्लादेश एक रूप में इस वर्ष बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे थे। इसी के चलते चलते कई सारे प्रोग्राम हुए, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश तो करेगा ही क्योंकि वो खुद मना रहा है। तो इसके तहत दोनों देशों की नौसेनाओं ने युद्धपोतों के दो तरफा दौरे किए। उधर के युद्धपोत हमारे यहाँ, हमारे वाले उधर गए। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के दल ने 2021 में हमारे यहाँ पर भाग लिया था, और 2021 की अंतिम तिमाही के दौरान नेवल वार कॉलेज और इंडियन नेवल अकादमी में बांग्लादेश के पूर्व सैनिकों के साथ संवाद हुआ। इसके बाद वाली न्यूज़ पीआईबी से आई है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। तो निपुण जो है शॉर्ट वर्ड में है, इसको फुल फॉर्म यदि हम देखें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड नंबरेसी। हिंदी में कहते हैं बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य है 3 से लेकर के 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है, और ये है एनईपी 2020 का हिस्सा है। ये पहल एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक पार्ट के रूप में है। इस नीति का उद्देश्य है स्कूल और जो उच्च शिक्षा है इसमें हमको कुछ सुधार करना है, उसके रास्ते निकालना है। इस नीति ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर भी हिस्ट्री बताई जाती है सबसे पहले कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी शुरुआत करी थी 5 जुलाई 2021 को, ताकि जो बच्चे हैं उनमें बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान वो सीख सकें। इसके साथ साथ में शिक्षा में वो आगे बढ़ते ही जाए, प्रवीणता हासिल कर लें। इसी के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है ग्रेड 3 तक हर बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में दक्षता प्रोवाइड करना, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सोचा गया है। अब इसी के लिए क्या काम किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है NSC, राष्ट्रीय संचालन समिति। डेट है 25 अक्टूबर 2021, और इसमें शामिल थे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये अध्यक्ष थे, और शिक्षा राज्य मंत्री थे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की और देख लेते हैं मेन खबरें। सबसे पहली जो न्यूज़ है, द आश्रम, जो आश्रम वेब सीरीज थी ना, उसका 3rd वाला पार्ट की शूटिंग चल रही थी भोपाल में। तो बजरंग दल वाले आके क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं वहाँ पर के। बात यह है कि हिंदू लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे धर्म को इस मूवी में गलत तरीके से शो किया गया है, मूवी नहीं कहना चाहिए, वेब सीरीज में। तो लोगों का वैसे तो मंत्री लोगों का ये कहना है कि इसका नाम ही चेंज कर दिया, इसका नाम आश्रम ही क्यों रखे, कुछ और भी नाम रख सकते थे। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि हिंदू धर्म को इसमें गलत तरीके से शो किया गया है, कहीं ना कहीं इमेज हिंदू धर्म की खराब होगी इसमें। इसीलिए अब मध्य प्रदेश की सरकार ये कह रही है, कोई भी चाहे मूवी हो चाहे वेब सीरीज हो, उसकी शूटिंग यदि आपको मध्य प्रदेश में करना है तो उसके लिए आपको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट को आपको शो करना पड़ेगा, अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। और ये जो अनुमति है ना, वो किससे लेना है, आपको जिला प्रशासन से लेना है, और अगर किसी और को भी ये जानकारी हो जाती है तो कलेक्टर को इसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा कि ये मूवी की शूटिंग यहाँ पर चल रही है। तो एक प्रकार से देखा जाए ना तो सही भी है और गलत भी है। नरोत्तम मिश्रा हैं होम मिनिस्टर, नरोत्तम मिश्रा, इन्होंने ट्वीट किया था, नाउ प्रायर टू फिल्म शूटिंग द स्क्रिप्ट इज टू बी अप्रूव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओनली देन कैन अप्लाई टू गेट ए परमिट टू स्टार्ट फिल्मिंग। कुल मिला के इस प्रकार से तो आप ये हो गया, क्या कर रहे हैं आप, जो मूवी जो बनती है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं आप, यही एक ये हो जाता है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि उसकी जांच हो जाएगी कि आखिर उसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना, लेकिन इसके लिए तो ऑलरेडी से बोर्ड बने हुए हैं जो उसकी जांच करते हैं पहले ही, मूवी वेब सीरीज शो होने के पहले। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड।
मुल्ला पेरियार डैम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। यदि हिस्ट्री देखेंगे ना तो 123 साल ये पुराना है। इसकी लोकेशन है मुल्लायार और पेरियार रिवर दोनों का जो संगम है ना वहाँ पर, केरल का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। द डैम स्टैंड एट हाइट ऑफ 53.66 मीटर एंड 365.85 मीटर्स इन द लेंथ, लंबाई बताई जाती है और इसकी ऊंचाई बताई जाती है। इसके अलावा इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय द तमिलनाडु फॉर मीटिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ 5 ऑफ इट्स साउदर्न डिस्ट्रिक्ट। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको ऑपरेट और मेंटेन करता है तमिलनाडु। According to a 999-year lease agreement made during the British rule, operational rights were handed over to तमिलनाडु। तो ये पहले से ही ब्रिटिश सरकार ने तमिलनाडु को हैंड ओवर कर दिया था। The dam intend to divert the water of west flowing Periyar eastward to the arid rain shadow region of तमिलनाडु। अब बात यह है कि पेरियार रिवर जो कि केरल से होकर गुजर रही है, उसके पानी का यूज़ तमिलनाडु करना चाहता है, इसी हिसाब से वो इसको कंट्रोल करता है। तो अब दो स्टेट के मध्य जो जल वाला विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनवाई की है उसी पर आधारित ये न्यूज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल को कहा है कि आप जो है इस बांध पर मैक्सिमम वाटर लेवल को फिक्स कर दीजिए कि इतना मैक्सिमम वाटर लेवल होना चाहिए। केरला ये चाहता है कि इसकी सीमा होना चाहिए एक 139 फीट, जो कि 2018 का ऑर्डर था। द सुप्रीम कोर्ट ऑन अक्टूबर 25 डायरेक्टेड द सुपरवाइजरी कमेटी टू टेक इमीडिएट एंड फर्म डिसीजन। किस पर लेना है? मैक्सिमम वाटर लेवल पर, इस डैम में कितना होना चाहिए। दैट कैन बी मेंटेन एंड मुल्ला पेरियार डैम एमिड टोरेंटियल रेन इन केरला। केरला तो का तो कहना है कि ये जो है वाटर लेवल इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 139 फीट से ऊपर। द सेम एज वाट द कोर्ट हैड ऑर्डर ऑन अगस्त 24, 2018 को व्हेन द स्टेट वाज हिट बाय फ्लड। अब ऑलरेडी से केरल में बाढ़ आई हुई है। अब यदि आपने पार्टिकुलर इतना लेवल रखना था, इससे आपने इतना लेवल रख दिया हो और ऊपर से फ्लड आ जा रही है, तो क्या होगा फिर? केरला का गांव शहर सब बाढ़ में डूब जाएंगे। इसीलिए केरल की गवर्नमेंट चाहती है कि इसका जो लेवल है ना 139 सही है, जो कि 24 अक्टूबर 2018 को निर्धारित किया गया था। अब तमिलनाडु अपनी तरफ से क्या कहता है? कोर्ट को उसने इन्फॉर्म किया द लेवल इन द डैम वाज 137.2 फीट। 9 बजे सुबह की बात, 25 अक्टूबर 2021। तमिलनाडु एडिशनल एडवोकेट जनरल वी कृष्णमूर्ति सेड ऑफिशियल ऑफ हिज स्टेट वर इंटरेक्टिंग विद दोज फ्रॉम केरला। इसके बाद एक न्यूज़ आई है गुजरात से। गुजरात के किसान परेशान हैं बिजली की कम सप्लाई होने के चलते चलते। इनका कहना है कि हमारी जो कॉटन की फसल है वो सूख कर नष्ट हो रही है, क्योंकि हमें टाइम पर बिजली नहीं मिल पा रही, जिससे हम अपनी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा है गुजरात की तरफ से, वो हमको देख लेते हैं। देयर इज़ ए स्कारसिटी ऑफ गोल अक्रॉस द ग्लोब। पूरे विश्व में कोयले की कमी जा रही है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई इस समय लंबे समय तक, और ज़्यादातर जो खदानें हैं कोयले की ना वो ओपन वाली रहती हैं, ओपन एरिया वाली रहती हैं इस प्रकार से, तो इनमें पानी भर जाता है, जिसके चलते चलते कोयला का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हुआ है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि चाइना बहुत ज़्यादा कोल परचेज करके या फिर कोल अपने पास रख के भी एक समस्या पैदा कर रहा है। एक बात निकल के यहाँ पर सामने आती है मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड, वो ये है कि केरला कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, एक और डैम बना लेते हैं ताकि हम वाटर को अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकें। अब चूंकि ये जो कंट्रोल का काम कौन? तमिलनाडु कर रहा है। ब्रिटिश के टाइम से ही कंट्रोल उसके हाथ में था इसका, इसीलिए अब केरल ने ऐसा कहा। लेकिन दिक्कत ये हो गई है, केंद्र सरकार और जो कुछ स्टेट है ना वो इसका विरोध कर रहे हैं इस प्रपोजल के। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ आई है हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो भी उपकरण है उनके एक्सपोर्ट को लेकर के। राजनाथ सिंह का कहना है कि पिछले 5 साल में हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है डिफेंस उपकरणों के मामले में। 334% की वृद्धि देखी गई है पिछले 5 साल में यदि हम तुलना करें तो। और हम जो है 75 से भी ज़्यादा देशों को अपने उपकरण निर्यात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाती है डिफेंस एक्सपो 2022 की। ठीक है, ये होने वाला है गांधीनगर गुजरात में बिटवीन 10 मार्च से लेकर के 13 मार्च 2022 तक। इसके बाद एक न्यूज़ आई है WMO की तरफ से। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है जो बताया है कि किस प्रकार से एवरेज लेवल जो टेम्परेचर वृद्धि हो रही है
वायु प्रदूषण हो रहा है, CO2 कितना एमिशन हो रहा है साल दर साल, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें या कुछ और भी पुराने रिकॉर्ड को देखें तो कैसी तुलना रहेगी, इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है। CO2 एमिशन इन 2020 अबाउट डिकेडल एवरेज, पिछले 10 साल का जो एवरेज रहा, मान के चलो 10 रहा, पिछले 10 साल का एवरेज 10 था, 2020 का जो CO2 एमिशन है वो 12 है। ठीक है, मतलब पिछले 10 साल की तुलना में देखें जो एवरेज निकला था उससे तो ज़्यादा ही उत्सर्जन हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात इसमें अच्छी बताई गई है कि जो 2019 से लेकर के 2020 वाला जो गैप है, इसमें CO2 का जो उत्सर्जन है वो थोड़ा कम हुआ है, लोअर देन दैट ऑब्जर्व फ्रॉम 2018 से लेकर के 19। 2018-19 में ज़्यादा CO2 का एमिशन हुआ था और 19-20 में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 10 साल का एवरेज से ज़्यादा ही है। अब कम कैसे हो गया? क्योंकि कोरोना के चलते चलते जो रिस्ट्रिक्शन लगा था ना, उसमें CO2 का उत्सर्जन काफ़ी कम हो पा रहा था, मेन रीज़न यही है। और ये लिस्ट में बताया जाता है एक एक चीज़ के बारे में, CO2, CH4 और NTO, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल अलग अलग एरिया में। जैसे कि 2020 ग्लोबल मेन एविडेंस की बात करी जाती, 2020 में एवरेज क्या रहा CO2 का लेवल, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल कितना था, 278 ppm, और 2020 में 413.2 प्लस माइनस 0.2 ppm रहा। मीथेन की बात करें तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में था 722 ppb, मतलब पार्ट्स पर बिलियन। 2020 में एवरेज क्या हो गया, 1889। नाइट्रस ऑक्साइड 270 था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो कि बढ़कर 333.2 हो गया। अब यहाँ पर बात करी जाती है कि 19-20 में कितनी कितनी वृद्धि हुई है। 2.5 ppm की वृद्धि CO2 में, CH4 में 11, N2O में 1.2। पिछले 10 साल का एवरेज आप देखोगे तो CO2 का 2.4 की दर से आगे बढ़ रहा था, मीथेन 8 ppb के हिसाब से बढ़ रही थी और N2O 0.99 ppb के हिसाब से बढ़ रही थी। लेकिन जो 19-20 का डाटा है वो 2.5 हो गया, 8 से 11 हो गया और 0.99 से 1.2 हो गया N2O का।